हे गाइस, हाय, हेलो, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक नए सेटअप को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसको एक शॉर्ट में रिवीजन कर ले दोस्तों पहले, ताकि क्या होगा, आगे के कंसेप्ट को पढ़ने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में पहले तो मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, है ना, केमिस्ट्री के बारे में। फिर रोनाल्ड हॉफमैन ने कुछ उसका जो स्टेटमेंट था केमिस्ट्री के बारे में, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर हमने मैटर को देखा, मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, है ना, हमने ये देखा था। मैटर को अच्छी तरीके से समझा था हमने। ठीक है, फिर हमने मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर देखा था। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने स्टेट्स है, मैटर एग्जिस्ट मेनली इन 3 फिजिकल स्टेट्स। ओके, हमने ये देखा था, पहला था सॉलिड, है ना, सॉलिड था, फिर था लिक्विड, ओके, फिर था गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर इन तीनों के बारे में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन जानी थी। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का हमने डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वेरी टाइटली पैक्ड। ओके, लिक्विड के बोलूँ तो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वो जो है थोड़ी दूर होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और गैस की बात करूँ तो दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं वो एक दूसरे से, तो वह फ्रीली मूव कर सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लिक्विड के जो है मतलब एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वो थोड़े फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था। पूरा डिटेल जानने के लिए आप हमारा लेक्चर 1 देखिए। ठीक है, अब मैं लिक्विड की बात करूँ, सॉलिड, गैस की बात करूँ, सब की बात करूँ, उस लेक्चर में मैंने वो सारी चीज़ें बता दी थी। फिर आगे हमने इंटर कन्वर्जन देखा था। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 गैस स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इंटर कन्वर्जन देखा था। ठीक है, कि मतलब जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन। गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन। और फिर आपको तो पता है सॉलिड डायरेक्टली टू गैस होता है तो सब्लिमेशन कहा जाता है, और उसका उल्टा हो तो भी सब्लिमेशन ही होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ओके, अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था सब्लिमेशन के बारे में, कुछ डिटेल में आपको बताया था मैंने। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है डायरेक्टली। ओके, फिर हमने मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब 2 टाइप के मैटर थे। पहले था मिक्सचर। ओके, मिक्सचर में भी 2 टाइप थे। कौन कौन से थे वो, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, 2 टाइप थे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ओके, अब इनके बारे में भी हमने डिटेल में जाना था। ओके, इनके बारे में भी डिटेल में जाना था। फिर आते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का भी हमने पढ़ा था। प्योर सब्सटेंसेस में मेनली क्या है, उसमें भी 2 टाइप है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। इनके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था दोस्तों, याद होगा आपको। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे के कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के अलग अलग प्रॉपर्टीज हम इस लेक्चर में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर, एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज, मतलब हर एक सब्सटेंस की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उसमें पहली जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप आयरन लेके आए। ठीक है, Fe आयरन लेके आए। अब मान लीजिए आपको इस आयरन का टेम्परेचर को मेजर करना है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आयरन Fe, ठीक है, तो आप अब उसके लिए आपको कुछ केमिकल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई केमिकल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आयरन को मेजर करने के लिए जो भी apparatus लगता है, जो भी apparatus है आयरन को मेजर करने के लिए, उसे लेके आओ और फिर टेम्परेचर को ऐसे ही मेजर कर लो, टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई केमिकल चेंज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आया समझ में। अब एग्जाम्पल की जब मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर गिवन है, एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिए
कलर। अब कलर चेंज होता है उसके लिए कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। ओडोर मतलब स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आया समझ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आपको समझ आ ही गई होगी, दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसका मुझे अलग से समझाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अंडरगो स्पेसिफिक चेंज टू आइडेंटिफाई अ केमिकल प्रॉपर्टी विल लुक फॉर अ केमिकल चेंज, ठीक है। क्लास 10 के पहले लेसन में भी हमने देखा था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसमें जब केमिकल रिएक्शन कब अकर होता है, जब केमिकल चेंज होता है। तो यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी केमिकल चेंज ही अकर होता है, ठीक है। आया समझ में? ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वैसे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके। तो अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा मैं कैसे समझाऊंगा। अब देखिए, अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ SI यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम आते हैं SI यूनिट के, ठीक है। तो उसमें से पहला जो है वो है फंडामेंटल यूनिट। अब ये क्या है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है सर? अब देखिए, अब हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास बहुत सारे हैं, ओके। तो अभी हमें इनको मेजर करना है। जैसे आप एग्जांपल में आपको अगर बताऊँ तो जैसे फोर्स है, ओके, वेलोसिटी है, एसेलरेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एसेलरेशन। तो अब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हमें इन्हें इतने सारे जो थिंग्स है, वस्तु है, इन्हें मेजर करना है। तो अभी अगर मैं सोचूं कि इसके लिए मैं जो बहुत सारे यूनिट्स बनाऊं, डिफरेंट यूनिट्स बनाऊं सबके लिए, तो टेबल कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप एक स्पेसिफिक के लिए इतनी सारी यूनिट बनाना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स, ऐसे नहीं सिर्फ यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। तो ये इसको अब छोटा करने के लिए हमने 7 बेस यूनिट्स बनाए, ठीक है। 7 बेस यूनिट्स बनाए, 7 बेस यूनिट्स का एक टेबल बनाया हमने, ठीक है। और बाकी के जो है 7 ही तो यूनिट नहीं है इसमें, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज 7 ही यूनिट थोड़ी है, बहुत सारे हैं। तो बाकी के जो रिमेनिंग है उसको हम इन्हीं 7 यूनिट से डिराइव करेंगे। आया समझ में? इट विल डिराइव फ्रॉम दिस 7 यूनिट्स, ठीक है। तो मैं एक बार और ये जो सर्कल है उसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे फोर्स, एसेलरेशन, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए। तो अब इन सब के लिए मैं अलग अलग यूनिट तो नहीं बना पाऊंगा, मतलब बना भी लूँगा लेकिन इतना बड़ा टेबल हो जाएगा, फोकट का मेहनत क्यों करना, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको छोटा करने के लिए हमने 7 यूनिट्स बनाए, 7 बेस यूनिट्स बनाए, मतलब बेस फॉर्म करते हैं वो सारे के, ठीक है। और बाकी के जो यूनिट्स बचे हुए होते हैं उन्हें हम इन्हीं 7 बेस यूनिट से डिराइव करेंगे, ओके। आया समझ में? तो यही हमें करना है, ठीक है। तो यही है बेसिकली मेजरमेंट, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है। अभी ये देखिए स्टेटमेंट गिवन है, एक बार पढ़ लेता हूँ। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन नीदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व्ड इनटू एनी अदर यूनिट्स, ठीक है। बिलो वी हैव लिस्टेड 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन SI सिस्टम, ठीक है। इन SI सिस्टम वी हैव 7 बेस यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट्स है जो कि हम एक दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, और आगे चलकर उन्हें सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? तो इसी के वजह से उनको फंडामेंटल यूनिट का नाम दिया गया है, ठीक है। और SI का जो सिस्टम है, स्टैंडर्ड यूनिट का SI का जो सिस्टम है उसमें हमारे पास 7 बेस यूनिट्स है, ठीक है। 7 बेस यूनिट्स है जो कि एक दूसरे से डिराइव नहीं किए गए, अलग अलग है। और बाकी के जो यूनिट्स है वो हम उसी 7 बेस यूनिट से डिराइव करेंगे, ये जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब देखते हैं वो 7 बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर बेस फिजिकल यूनिट्स, अब देखिए ये है 7 बेस यूनिट्स, ओके। और ये उनके सिंबल फॉर क्वांटिटी, फिर SI यूनिट का नाम, फिर सिंबल फॉर SI यूनिट, ठीक है। अब पहला है लेंथ। अब लेंथ की बात करूँ तो उसका सिंबल है L, ठीक है, L, ओके। अभी इसका SI यूनिट जो नेम है वो है मीटर, ठीक है, और ये जो सिंबल है वो है M। तो ये टेबल आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। दूसरा है मास। मास की बात करूँ तो उसका जो सिंबल है क्वांटिटी का वो है एम, और एसआई यूनिट का जो नाम है वो है किलोग्राम, ठीक है, केजी, ठीक है। अब टाइम, टाइम की बात करूँ तो वो है टी, सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंड्स या फिर सेकेंड वन एंड द सेम, ठीक है। एस है सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, ओके। अब इलेक्ट्रिक करंट, हमने क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इसके बारे में देखा। इसका जो सिंबल है आपको पता है आई, आई से डिनोट किया जाता है बेसिकली करंट को, ठीक है। अब इसका जो ऐसा ये एम्पियर भी हमने देखा था, पिछले साल ही पढ़ा था, ठीक है, ए, ओके। नाउ टेम्परेचर, केल्विन, आपने 9th में पढ़ा था केल्विन को कैसे मेजर करते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना। तो ऐसा यूनिट का जो नाम है वो भी है केल्विन, ठीक है, सिंबल के, ओके। नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब ये मोल कंसेप्ट पे आता है। तो दोस्तों ये जो मोल कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वन एंड द टफेस्ट टॉपिक भी कह सकते हैं हम, ओके। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चलकर, ठीक है। और इसका जो सिंबल है ऐसा यूनिट का वो है MOL, मोल, ओके। नेक्स्ट इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यह आपके लिए नया होगा, बट हम पढ़ने वाले दोस्तों डरिएगा मत, LV ऐसा, ठीक है। और इसका जो यूनिट का नाम है वो है कैंडेला, ठीक है, और सिंबल है CD, ठीक है। आया समझ में। अब आगे ये आपको टेबल याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है मास और वेट। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब मास, पहले तो हम मास के बारे में जान ले, फिर वेट, फिर दोनों को कंपेयर करके डिफरेंस देखेंगे। अब कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, आपको लगता है कि जो मास है वो वेट से एकदम सिमिलर है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। क्या होता है, अभी कोई आदमी अगर मोटा है तो आपको लगता है उसका वेट ज़्यादा है। अब अगर मतलब आदमी अगर मोटा है तो उसका वेट ज़्यादा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका मास भी हाई होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप डिफरेंस जानोगे तब आपको पता चलेगा, ओके। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। अब मास क्या होता है, अभी किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितना भी मैटर प्रेजेंट होता है वो होता है व्हाट, मास, ठीक है। मतलब क्या, मैटर क्या है हमने पढ़ा, क्या है मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अंदर, अभी मैं ह्यूमंस की बात कर लेता हूँ। आप ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, मास होता है ना। अब मास क्या है, जो मैटर प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में वो मास है, ठीक है। बहुत सारे मैटर प्रेजेंट है हमारे अंदर, ठीक है, आपको तो पता ही है, ओके। नाउ वेट क्या है, अब वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, है समझ में। मतलब ऐसा फोर्स जो कि ग्रेविटी ने एक्सर्ट किया है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, वो वेट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं, अभी मान लीजिए एक आदमी मोटा है तो इसका वेट ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका जो मास है वो भी हाई होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है समझ में। अभी ये मोटा, अभी कोई होता है पतला है, बहुत पतला है, इसका वेट कम है, वेट जो है वो लो है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसके अंदर जो मास है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर सब्सटेंस मोटा है तो इसका मतलब उसके पास मास बहुत ज़्यादा है भाई, और वेट भी बहुत ज़्यादा है। वेट ज़्यादा होगा समझ सकते हैं, ठीक है, वेट तो ज़्यादा होगा ही। अभी कोई चीज़ पतला है तो उसका वेट कम होगा, लेकिन उसका हो सकता है मास बहुत ज़्यादा हो उसके शरीर में। तो ये आपको समझना है, जो डिफरेंस है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आया समझ में। अब मास के बारे में आगे देखते हैं। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। तो किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है, द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता है मेनली, ठीक है, क्वेश्चंस में आता है, डिफरेंस बिटवीन में आपको लिखना पड़ता है, ये पॉइंट जो है, ठीक है। तो ये जो अच्छे से आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं वेट की बात करूँ
मास ऑफ अ सब्सटेंस कांस्टेंट है तो वेट जो है वो एक प्लेस टू अनदर वेरी कर सकता है। अब अभी मैं ये मोटेपन का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये मोटा है मान लीजिए, लेकिन अभी ये बहुत जिम करता है, ठीक है। 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ तो ये हो जाता है कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वैरी कर रहा है वेट अभी इतना है, तो ये परमानेंट थोड़ी है, ये वैरी हो रहा है ना। लेकिन मास का ऐसा नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहता है, आया समझ में। तो वो उस सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होता है वेट का, ठीक है। तो ये देखिए, इट्स वेट में वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से भी वो जो वेट है वो बढ़ सकता है या फिर चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ग्रेविटी ज़्यादा एग्जर्ट होगी, ठीक है। अब ग्रेविटी के बारे में आपने पढ़ा है। अब ये सब्सटेंस है तो ग्रेविटी ज़्यादा एग्जर्ट होगी तो उसका वेट जो है वो भी बढ़ेगा। ग्रेविटी अभी कहीं कहीं जगहों पर ग्रेविटी लो होती है तो उसका वेट भी थोड़ा लो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो सिर्फ सब्सटेंस पे ही डिपेंड नहीं होता है, ग्रेविटी पे भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग दिस टर्म्स। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो ये टर्म्स को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, सतर्क रहना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। अब ये एनालिटिकल बैलेंस क्या है सर, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए, आया होगा, मैं जानता हूँ। अब एनालिटिकल बैलेंस के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो में बताऊंगा, ओके। क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनालिटिकल बैलेंस। तो किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वो डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए, जानने के लिए लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा और हमें एनालिटिकल बैलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आज ही करूँगा दोस्तों, डरिएगा मत, अब भी करूँगा, ठीक है। ठीक है, अब भी करूँगा, डरिएगा मत। तो आज ही अपलोड करूँगा मैं शाम को, अभी मतलब शाम ही है तो शाम को हो जाएगा अभी थोड़े दिनों बाद, ठीक है। तो देखिए, इसका जो एनालिटिकल बैलेंस का वीडियो मैं आज अपलोड कर दूँगा, आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द SI यूनिट ऑफ मास जो है उस टेबल में गिवन है, क्या है, आपने देखा था, किलोग्राम। तो मास का जो SI यूनिट है वो है किलोग्राम, ठीक है। और इसका जो फ्रैक्शन नेम है वो है ग्राम। किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्ट करना, ग्राम टू किलोग्राम, वो तो आपने प्रीवियस क्लासेस मतलब बचपन में पढ़ा है, ठीक है। तो उसको नया नहीं मेरे को बताने का, ओके। तो होपफुली आपको ये जो मास और वेट का जो कंसेप्ट है, दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी ना, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। यही जो है मेनली लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेट। अब देखिए वेट के बारे में और कुछ दिया हुआ है। वेट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड देयरफॉर वी डिस्क्राइब वेट विद द फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब वेट क्या है, वेट किसकी वजह से आता है, हमने देखा ऊपर ग्रेविटी की वजह से आता है, ठीक है। वेट जो आता है वो है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन वेट जो है वो चेंज भी हो सकता है, ग्रेविटी की मदद से भी हो सकता है या फिर सब्सटेंस की वजह से भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया ग्रेविटी मतलब कुछ जगहों पर ग्रेविटी लो होती है, तो वहाँ पर ग्रेविटी लो होती है तो सब्सटेंस का वेट कम हो जाता है। कभी कभी ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है तो फोर्स ज़्यादा आता है तो वेट बढ़ जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, अभी ये जो वेट जो है ग्रेविटी का इफेक्ट है, इसकी वजह से इसका जो फॉर्मूला हमने लिखा वो है W इज इक्वल टू mg, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया इसकी मदद से, ओके। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट इज फोर्स, ठीक है। अब जो वेट को मेजर करने का जो यूनिट है वो है फोर्स, ठीक है, आया समझ में, ओके। होप अभी देखिए ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन। न्यूटन के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट, आपको पता होगा, शायद नहीं पता तो अभी पता चल गया, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए,
अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। An object that has mass of 50 kg experiences a gravitational force that is weight which is equals to 50 into 9.8 which is equals to 490 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, जिसका जो मास है वो है 50 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, ओके, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब हमने फिजिक्स में देखा था, याद है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, मतलब 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर हमने पढ़े थे, उसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स जो था उसके बारे में मैंने आपको बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इस अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब ने ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, नहीं किया तो करें, मतलब किया ही है, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट भी करेगा ही, ठीक है, एक्सपीरियंसेस ए ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट। तो अभी आपको समझ में आया वेट क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये जो ये है ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं, ये जो मास गिवन है वो 50 इंटू 9.8 करूँगा, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 490, ओके, यहाँ पर गिवन है, ओके, 490 आंसर आएगा। तो और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, तो 490 न्यूटन। आया समझ में, ओके। तो आप ये जो न्यूटन है, आप शायद क्लास 9 में था ये न्यूटन का, थोड़ा कंसेप्ट था छोटा, मतलब डिटेल नहीं था, थोड़ा बहुत बड़ा था, पढ़ाया था, ठीक है, मैंने भी पढ़ाया था बच्चों को, ओके, कोई बात नहीं, अभी नहीं पता होगा तो अभी जान लीजिए, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट विच इज इक्वल्स टू ये सारी चीज़ें, तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया अच्छी तरीके से। अब एक ऑब्जेक्ट है, अभी उसका मास मान लीजिए फिर हो जाए 40 kg हो जाएगा, तो अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 40 इंटू 9.8 करूँगा मैं, है ना, तो जो आंसर आएगा वो आएगा न्यूटन में, ओके। तो यही है, आया समझ में। आगे देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मास, एक मिनट, ओके, एसआई यूनिट ऑफ मास इज द किलोग्राम। तो मास की एसआई यूनिट हमें टेबल में गिवन थी जो थी किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम्स को डिवाइड कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। किलोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 1000 ग्राम्स, है ना, पता होगा आपको ये अच्छी तरीके से, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वॉल्यूम। अब हमने मैथ्स, हमारे पास जो है मैथ्स में भी वॉल्यूम पढ़ा है। आगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वॉल्यूम क्या होता है, अब देखिए, अब मान लीजिए ये कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, ये कंटेनर है, अब मुझे इसमें वाटर को फिल करना है H2O, ठीक है। अब इस कंटेनर की कैपेसिटी को हमने वॉल्यूम डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, है ना, है ना, याद हो, मतलब याद क्या, आपको पता ही होना चाहिए, आप 11th में हो और वैसे भी आप होशियार बहुत हो, है ना। तो इसकी कैपेसिटी, ओके, कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज डिस्क्राइब्ड एज वॉल्यूम, है ना, तो ये हमने मैथ्स में पढ़ा है, ओके। अब देखिए, वॉल्यूम इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी, तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम है वो मैथमेटिक्स की ही एक क्वांटिटी है दैट शोज अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी मतलब क्या, अभी जितना भी स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है वही तो बताएगा। ये देखिए, वॉल्यूम इज आल्सो टर्म्ड एज कैपेसिटी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, अरे एक मिनट, वेट अ मिनट, कंटेनर को थोड़ा ठीक से बना दूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मैं वाटर को फिल कर रहा हूँ, तो ये कंटेनर की कैपेसिटी बेसिकली यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो अभी बहुत सारा वाटर फिल करते जाऊँगा, यहाँ तक लेके आऊँगा, गिरेगा नीचे, है ना। तो उसकी जो कैपेसिटी है, जितना स्पेस वो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ तक ऑक्यूपाई करेगा वो, तो जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा वो भी होता है क्या, वॉल्यूम। मतलब क्या, उसकी कैपेसिटी, वो जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी को ही हमने डिफाइन किया है वॉल्यूम, ठीक है, आया समझ में, ओके। तो यही है वॉल्यूम, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है उसको हम क्यूबिक यूनिट्स में मेजर करते हैं। मतलब क्या, अब देखिए, सॉलिड क्या है आपको पता है, सॉलिड क्या है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, सॉलिड है। तो अभी अगर हमें इस सॉलिड का
अगर हमें वॉल्यूम मेजर करना है तो बेसिकली हम उसे क्यूबिक यूनिट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, इफ डायमेंशंस आर गिवन इन मीटर्स, ठीक है। अब जो सॉलिड है उस सॉलिड के अगर डायमेंशंस हमें मीटर्स में गिवन है, ठीक है, डायमेंशंस जो है वो हमें मीटर्स में गिवन है, ठीक है। तो द वॉल्यूम विल बी इन क्यूबिक मीटर, तो जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली क्यूबिक मीटर में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वॉल्यूम जब भी हम सॉल्व करते हैं तो वो क्यूबिक में ही आता है, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, इसी में बेसिकली सॉल्व होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पिछले साल भी हमने पढ़ा, ठीक है, क्लास 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में वॉल्यूम हम बेसिकली क्यूबिक मीटर में ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इसी में बेसिकली जो है वो सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो यही जो है क्यूबिक मीटर्स, यही है वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट अकॉर्डिंग टू SI, मीन्स व्हाट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली देखें यहाँ पर, सिमिलरली अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आर क्यूबिक मीटर्स, क्यूबिक फुट में भी हम देख सकते हैं क्यूबिक इंचेस, ठीक है। तो किसी भी अगर रॉड है, रॉड का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो क्यूबिक इंचेस, इसमें भी फुट में भी काउंट कर सकते हैं हाइट, ठीक है। तो बेसिकली ये भी आपको ध्यान रखना है, क्यूबिक अदर जो यूनिट्स है वॉल्यूम के, क्यूबिक मीटर्स, क्यूबिक फुट, क्यूबिक इंचेस, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, ओके, इंपॉर्टेंट। करेक्ट, आगे देखते हैं। अभी वॉल्यूम आपको समझ में आया, ओके, आया, ठीक है। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, डाउट झटके में क्लियर किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है वॉल्यूम कन्वर्जन्स। अब वॉल्यूम कन्वर्जन्स क्या है, आपको आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आपको डाउट होगा ये। अब देखिए क्या है, हाउ डज वॉल्यूम रिलेट टू कैपेसिटी। अब यहाँ पर एक सवाल है, वॉल्यूम को हम कैपेसिटी से कैसे रिलेट करते हैं। मैंने तो आपको पिछले में स्लाइड में समझाया, देखिए 1000 ml मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, है ना, वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम ही है। अब 1000 ml, अभी मान लीजिए ये एक क्या बोलूँ, कंटेनर है, अब इसमें मिल्क, अब मुझे मिल्क इसमें भरना है, ठीक है, मिल्क है, ओके। अब इस मिल्क को, अब मान लीजिए इसमें 1000 ml का मिल्क है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, दिस कंटेनर कंटेन्स 1 लीटर ऑफ मिल्क, है ना। तो 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इसकी वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वॉल्यूम है, कितनी कैपेसिटी है, 1 लीटर मिल्क के भरने की कैपेसिटी। मतलब ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है ये 1 लीटर दूध कैरी कर सकता है। आया समझ में, तो ये है, आया समझ में, ओके। नेक्स्ट इज 1000 लीटर। अब 1000 लीटर है 1 किलो लीटर, ठीक है। अब एक और कंटेनर लेता हूँ, इसकी कैपेसिटी 1000 लीटर की है, ठीक है। 1000 लीटर मिल्क को ये कंपोज कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैं सीधे सीधे क्या करूँगा, 1000 से जो इजी टर्म है वो है 1 किलो लीटर, ठीक है। 1000 लीटर से इजी टर्म क्या है, 1 किलो लीटर। तो मैं सीधे सीधे कहूँगा दिस कंटेनर हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड 1 kl ऑफ मिल्क, है ना, 1 kl ऑफ मिल्क, इट हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड 1 kl ऑफ मिल्क। 1 किलो लीटर की कैपेसिटी है इस कंटेनर की, ओके। तो ये है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली इसमें कोई वॉल्यूम मतलब ऐसे चीज़ें तो नहीं होगी, ठीक है। तो वो जो है हाइट इंचेस, इसमें जो है कन्वर्ट किया जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जब आपका आंसर आता है तो वो होता है 1 मिलीलीटर ml, ओके। नेक्स्ट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 ml, ओके। तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब का कोई ऑब्जेक्ट मतलब किसी की कैपेसिटी है, किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब की है तो उसका मतलब ये 1000 ml की होगी, ठीक है, 1000 ml। तो यहाँ पर 1000 ml जो है वो किसके इक्वल है, 1 लीटर के इक्वल है। तो इसका मतलब इट इज़ इक्वल टू 1L, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये मतलब बेसिकली आपने पढ़ा है शायद, बट फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर पढ़ ही लीजिए, ठीक है। 1 मीटर क्यूब, अब जब मीटर क्यूब की बात करता हूँ तो वो होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर यहाँ पर क्या है,
1 किलोलीटर, है ना, तो इट इज इक्वल्स टू 1 KL, 1 KL। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या है, ठीक है, डेंसिटी हमने पिछले साल भी पढ़ा है, मतलब आपको याद हो तो केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में, शायद 10th में मैंने पढ़ाया था। चैनल पर नहीं, चैनल तो अभी नया चालू हुआ है, लेकिन मैंने पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया मैंने डेंसिटी के बारे में। वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ाया था डेंसिटी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स की, वो सारी चीज़ें। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए मैं डेंसिटी का डेफिनेशन देखिए, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल शोज द डेंसनेस ऑफ दैट मटेरियल इन स्पेसिफिक गिवन एरिया, ठीक है। तो अब किसी भी मटेरियल का जो डेंसिटी है वो क्या है, डेंसनेस बताती है, कितना डेंस है वो, कितना उस स्पेसिफिक गिवन एरिया का कितना डेंसनेस है, वो हमें बताने वाला होता है डेंसिटी, ठीक है। अ मटेरियल्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोस्तों किसी भी मटेरियल का की जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन की गई है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अ मटेरियल्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब देखिए इन जनरल लिक्विड्स आर लेस डेंस देन सॉलिड। ओके, अब अगर मैं लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में बोलूँ, लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊँ तो लिक्विड जो है सॉलिड के कंपैरिजन में लेस डेंस है, उनका जो डेंसनेस है उस स्पेसिफिक गिवन एरिया ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड्स आर लेस डेंस। ओके, तो लिक्विड्स का जो डेंसनेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में लो है। ओके, लो या फिर लेस, गॉट इट। नाउ दिस, अब ये क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। और यहाँ पर गैसेस भी दिया हुआ है, गैसेस जो है वो भी लिक्विड के कंपैरिजन में लेस डेंस है, ठीक है। गैसेस आर लेस डेंस देन लिक्विड्स। ओके, अब ये क्यों है ऐसा, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, एक ऐसा फैक्ट दैट सॉलिड्स हैव डेंसली पैक्ड पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, मैंने बहुत बार रिपीट किया है, उनकी जो मेन प्रॉपर्टी है उनके पार्टिकल्स के बारे में, उनके प्रॉपर पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, ठीक है। तो यही है, ठीक है, इसी की वजह से जो है सॉलिड्स की जो डेंसनेस है वो लिक्विड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है, आया समझ में। अब लिक्विड्स की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड्स आर मटेरियल्स वेयर पार्टिकल्स कैन स्लाइड अराउंड वन अनदर। मतलब क्या है, अब एज कंपेयर टू सॉलिड मैंने आपको बताया था कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस जो है सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है ना। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स के पार्टिकल्स की जो स्पेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी की वजह से मतलब वो एक जो पार्टिकल है वो स्लाइड कर सकता है दूसरी जगह, ठीक है, स्लाइड कर सकता है। तो इसी की वजह से जो लिक्विड्स जो है वो लेस डेंस है एज कंपेयर टू सॉलिड, ऐसा समझ में। अब मैं गैसेस की बात करता हूँ, जब मैं गैसेस की बात करता हूँ दोस्तों तो वो जो है अब उनके बीच का स्पेस तो एक इधर है, बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं पे भी आराम से घूम सकता है, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। तो इसकी वजह से गैसेस जो है वो भी लेस डेंस है, ठीक है। तो डेंसिटी के बारे में आपको होप की समझ में आ गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेके यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल जो यहाँ पर गिवन है वो है आयरन, ठीक है, प्लैटिनम, लीड, ओके, आर एग्जांपल्स ऑफ डेंस मटेरियल्स। तो ये जो है ये आयरन, प्लैटिनम और लीड जो है डेंस मटेरियल्स के एग्जांपल्स है, ठीक है, आया समझ में। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, अब यहाँ पर देखिए मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। डेंसिटी को मेजर कैसे किया जाता है, फॉर्मूलाज है, तो देखते हैं क्या है वो। देखिए यहाँ पर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, थोड़ी गड़बड़ी हो गई, ओके, इसको बोले मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब ये देखिए नाउ
डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या? तो फिर इसके ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी डेंसिटी के? डेंसिटी का ऐसा यूनिट देखिए क्या हो जाएगी, मास की ऐसा यूनिट। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो पहले तो मास की ऐसा यूनिट आएगी, फिर अभी यहाँ पर वॉल्यूम भी मौजूद है तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट, ठीक है, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ मास अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो मास की ऐसा यूनिट क्या है आपको पता है, किलोग्राम है। और वॉल्यूम की क्या है? वॉल्यूम की क्या है बताइए? वॉल्यूम की क्या है? मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत सारी है। तो ये है इसका केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो ये है एसआई यूनिट। ओके, आया समझ में? तो मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो देखिए क्या है, टेम्परेचर। अब मैं टेम्परेचर के बारे में बताता हूँ। अब ये टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर रेफर्स टू हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अब मतलब क्या? रूम टेम्परेचर के बारे में हमें पता है ना। रूम टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक रूम टेम्परेचर होता है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी चीज़ें आपको पता है ना, आपको पता होगा, ठीक है। तो अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस कितना गर्म है, उसकी रूम टेम्परेचर में कितना गर्म है, और कोल्डनेस ठंडापन, ठीक है, कोल्डनेस, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। बॉडी के अंदर की हॉटनेस और कोल्डनेस को हम कहते हैं टेम्परेचर। अब इन स्पेसिफिक टर्म्स इट इज़ द वे ऑफ डिटरमाइनिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब स्पेसिफिक टर्म्स में ये जो है टेम्परेचर, वो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन या फिर डिटरमाइन करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, जो पार्टिकल्स है, यहाँ पर बता, पार्टिकल्स है, जितनी उनकी मूवमेंट फास्ट होगी उतना टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? अब अगर आपको याद हो तो पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो कंसेप्ट था ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट कैसे पैदा होती है आपको पता है। आप फॉर एग्जांपल मेरे पास गन है, गन से मैं बुलेट शूट कर रहा हूँ किसी भी, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर मैं बुलेट शूट कर रहा हूँ तो बुलेट आ गई, तो यहाँ पर धुआं निकलना चालू हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? आपको पता है क्यों होता है? रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है, पता होगा आपको, रेजिस्टेंस की वजह से ये होता है ना। तो यहाँ पर भी सेम है, मतलब जितने पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे। अब ये जो गन से अगर मैं बुलेट शॉट करता हूँ तो जो बुलेट है वो कितना फास्ट मूव करती है, इसी की वजह से कितना फास्ट, हमें तो पता भी नहीं चलता वो कब कहाँ पहुँची। अब हम कितनी भी दूरी से ऐसे ढिसक्या बोलेंगे तो वो तब तक उस आदमी को लग जाती है, बहुत स्पीड, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। लाइट के स्पीड से कंपैरिजन में क्या होता है आप मुझे बताइए। अगर मैं बुलेट की स्पीड को लाइट के स्पीड से कंपेयर करूं तो कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, ठीक है। आया समझ में? तो यही है। अब पार्टिकल्स का जितना फास्ट मूवमेंट होगा, फटाफट जितना वो मूव करेंगे उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर विल बी हाई। और जितना वो स्लो मूव करेंगे, स्लोली 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 जितना वो मूव करेंगे, टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर विल बी लो। ओके, आया समझ में? देखिए, फास्टर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मोर द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, स्लोअर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेम्परेचर विल बी लो। आया समझ में? आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो देखिए क्या है, देयर आर 3 कॉमन टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। अब ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा है, सेल्सियस, फ़ारेनहीट और एक है जिसका नाम है केल्विन। ये तीनों के हमने पढ़ा है। केल्विन के बारे में तो हमने क्लास 9 पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, होप कि अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो मैं हूँ ना पढ़ाने के लिए, डरते काहे को हो, मैं हूँ ना, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या है। टेम्परेचर ऑफ एनी स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय प्रॉपर फार्मूलाज।
ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर के 3 स्केल है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब अगर मुझे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कर सकता हूँ मैं, क्यों नहीं कर सकता, आराम से कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉपर फार्मूलाज, एक प्रॉपर डेफिनाइट आइडेंटिफाइड फार्मूला होते हैं, उनकी मदद से मैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सेल्सियस को हो सके तो केल्विन में भी कन्वर्ट करूँ, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, मतलब ऐसा ही वाइस वर्सा। ठीक है, आया समझ में। अब फार्मूलाज देखिए, कन्वर्जन फार्मूलाज। ओके, क्या है वो, देखिए यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन फार्मूलाज जो हमें गिवन है वो देखिए। ओके, एक मिनट, हाँ ये क्या है, सुनाओ conversion formulas. Now see your conversion formulas. Now if you want to convert degree Celsius into Fahrenheit, degree Fahrenheit to simply have to multiply, मतलब आपको खाली मल्टीप्लाई करना है 9/5 से, ठीक है, और +32 कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अब अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू होगा वो +273 करना है, और जो आंसर आएगा वो होगा केल्विन में। ठीक है, ओके। तो आगे का जो है, आगे के जो फार्मूलाज है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। ओके, बाय।